नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल देश में सीबीआई और ईडी का जो खेल चल रहा है इसके पीछे बीजेपी की राजनीति, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शशि थरूर होंगे राहुल गांधी के खिलाफ खड़े। जी राहुल गांधी को अध्यक्ष चुनाव में देंगे चुनौती। वहीं पर दोस्तों सीबीआई और ईडी के ऊपर भड़के मनीष सिसोदिया, बोले 14 घंटे में कुछ नहीं मिला इन भाजपाइयों को हमारे पास, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ का बना मजाक, बोले फिलहाल 2029 तक ना ढूंढे मोदी का सरकार का कोई विकल्प। गांधी के बाद मोदी है जो इतना ज्यादा देश के बारे में सोच रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार और तेजस्वी जी अब बोट पर सवार होकर पहुंचे थे रघुपुर। दरअसल वहां के लोगों को साधना चाहते हैं, बोट में तब्दील करना चाहते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों झारखंड में गर्माती जा रही है लगातार सियासत। अंकिता और शाहरुख की लव स्टोरी में अब दोस्तों आपको बता दें एसआई भी घुस गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लव स्टोरी एक तरफ थी दोस्तों, ये एक तरफा थी बेसिकली, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुलाम नबी आजाद के ऊपर भड़के नाना पटोले, बोले राहुल गांधी के बारे में ऐसा बयान देना शर्मनाक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों शिवानंद तिवारी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से होगी शुरुआत। जी हां, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं पर केआरके की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों आपको बता दें कंगना रनावत और कई लोगों के ऊपर निशाना साध रहा विपक्ष, बोले फिलहाल इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी को चुनौती देंगे शशि थरूर। शशि थरूर ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दोस्तों कांग्रेस में जो यहाँ पर 17 तारीख के दिन चुनाव होना अध्यक्ष पद का और 19 तारीख के दिन वोट गिने जाएंगे। यही कारण दोस्तों जब शशि थरूर ने बगावत कर दी है। आपको बता दें बताया जा रहा है कि शशि थरूर भी अपना नाम दे सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। दरअसल सभी की राय यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष पद संभाल लें, लेकिन दोस्तों इसके लिए चुनाव करवाया जा रहा है, वोट डलवाया जा रहा है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार कितने लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं और कितने लोग किसी और को चूज करते हैं। लेकिन आपको बता दें इस वक्त जो सियासत तेज हो गई, सियासत जब तेज हो गई जब शशि थरूर ने कहा कि दरअसल वो भी जो है यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरेंगे, यानी कि दोस्तों जो वोटिंग होगी उस वोटिंग में दोस्तों एक काउंट किया जाएगा कि किसके कितने वोट पड़े हैं। ऐसे में दोस्तों शशि थरूर का ये कहना है कि वो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब ये दोस्तों एक नई दिलचस्पी ले आया है मामले में, क्योंकि 17 तारीख के दिन वोटिंग होगी और जो है 19 तारीख के दिन वोट गिने जाएंगे, यानी कि 19 तारीख को कांग्रेस को अपना अध्यक्ष फाइनली मिल जाएगा। लेकिन सच पूछिए तो ज्यादा अनुमान जो लगाया जा रहा है वो राहुल गांधी का ही है, क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार भी अध्यक्ष थे, उन्होंने ये पद छोड़ दिया था हालांकि हारने के बाद। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर कांग्रेस को अध्यक्ष की तलाश थी और शायद अब कांग्रेस समझ चुकी है कि बिना अध्यक्ष के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 भी करीब आ रहा है दोस्तों, और ऐसे में अब कांग्रेस को एक अध्यक्ष की जरूरत थी। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी वापिस से एक बार अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, या फिर गैर कांग्रेसी कोई जो है यहाँ पर पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये देखना दिलचस्प होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है बीजेपी सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि देश में एक अलग सी ही सांप्रदायिकता चल रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों कभी बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है तो कभी सीबीआई ईडी के रेडे परवाकर लोगों को दबाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के नशे में सब कुछ भूल चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही चीज याद है और वो ये कि फिलहाल हमारे पास इस वक्त पूरी सत्ता है। दरअसल दोस्तों इस वक्त बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि देश की राजनीति पल पल बदल रही है।
पहले की राजनीति कुछ और हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन आज की राजनीति कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है ये वो बता दे। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीजें कर रही है या फिर जिस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल दोस्तों बीजेपी जो करने की कोशिश कर रही है उसमें कई सवाल खड़े हो गए। इसीलिए दोस्तों हमने बार बार ये कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को एक ऐसी स्थिति में बांट दिया है जहां पर हिंदू मुसलमान के साथ साथ सीबीआई और ईडीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ उनके घर पर ही सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है जो लोग बीजेपी के खिलाफ है। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके दोषियों को अभी तक जेल के बाहर रखा गया। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द बिल्किस बानो के दोषियों की जो यहाँ पर सुनवाई होगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल उन 11 के 11 दोषियों को छोड़कर बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी ऐसे लोगों का साथ देती है जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। और आपने देखा ही कि फिलहाल क्राइम को बढ़ावा देने के लिए इन 11 आरोपियों ने किस तरीके से गुजरात दंगों के दौरान दुष्कर्म किया था। वो 4 महिलाओं को मार दिया था, एक छोटी बच्ची थी बिल्किस की, उनको भी मार दिया गया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा फिलहाल कि उस दौरान बिल्किस बानो ने जो भी महसूस किया उसके लिए मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गुलाम नबी आजाद का फिर से एक बार बयान, बोले फिलहाल कांग्रेस प्रोपेगेंडा चला रही है। अब आप समझिए दोस्तों, गुलाम नबी आजाद अचानक से कांग्रेस को धोखा दे देते हैं। गुलाम नबी आजाद दोस्तों अचानक से एक पार्टी बनाने का मन बना लेते हैं, और ये अचानक से अचानक क्यों हुआ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। क्या दोस्तों इतने दिन से गुलाम नबी आजाद को नहीं पता था कि कांग्रेस ने उनको कोई पद नहीं दिया है अभी हाल फिलहाल? लेकिन दोस्तों गुलाम नबी आजाद बड़े ही चालाक निकले। जब पार्टी की मलाई खाना थी दोस्तों तो गुलाम नबी आजाद पूरी तरीके से जो है यहाँ पर चुपचाप रहते थे, लेकिन आज जब दोस्तों मोदी सरकार का साथ देना है तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कोई पद नहीं दिया गया। अब कांग्रेस वाले दोस्तों, अब बीजेपी वाले गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आ गए। उनका कहना है खून के आंसू रुलाए गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने। भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर चोर मोसेरे भाई। जी हाँ, अब 2 चोर चोर मोसेरे भाई मिल गए तो एक दूसरे के दाग निकालने में लगे रहेंगे। बीजेपी गुलाम नबी आजाद के दाग धोने में लगी रहेगी, गुलाम नबी आजाद मोदी सरकार के दाग धोने में लगे रहेंगे। दरअसल पूरा मामला आपको पता हो दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कल गुलाम नबी आजाद ने एक बयान दिया था। उस बयान में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि चौकीदार चोर है, ये नारा सिर्फ राहुल गांधी का सोचा हुआ था, हम लोगों ने ये नहीं सोचा था। और राहुल गांधी जो है उन्होंने ये नारा सोचा था, वो प्रधानमंत्री, हाँ नरेंद्र मोदी बुरे इंसान नहीं है, मोदी को बुरा बनाया गया। अब आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जो फैसले ले रहा है देश के लिए, इससे बुरा और क्या होगा। और ऐसे फैसले जिससे दोस्तों देश को ठेस पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर ये लोग ये कहते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री बहुत अच्छे इंसान है, तो दोस्तों शर्म आना चाहिए गुलाम नबी आजाद को। अगर प्रधानमंत्री इतने ही अच्छे थे गुलाम नबी आजाद साहब, तो आप उनके पास चले क्यों नहीं गए 2013 में? वो तो 2013 से सत्ता में आए हुए। दरअसल आप कांग्रेस की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दिया करते थे, आपको कांग्रेस को कमजोर करना था, इसीलिए तो आप जो है कांग्रेस पर लगातार हमला बोलते हो थे। और आप देखिए दोस्तों G23 के एक नेता ये भी हैं, इनका भी नाम था उस G23 में जो बगावत कर रहे थे कांग्रेस से। सबसे बड़ी बात दोस्तों, गुलाम नबी आजाद की अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में तारीफ की थी। क्या कहा था कि गुलाम भाई एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कश्मीरी पंडित जब भाग रहे थे तो मुझे कॉल किया था। यानी कि दोस्तों वो कहावत बिल्कुल सच हो गई कि चोर चोर मोसेरे भाई, यानी कि जो प्यार मोहब्बत फूट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों इनमें, इससे ये साफ पता चल जाता है कि फिलहाल प्यार मोहब्बत की जो भाषा है दोस्तों वो इन लोगों के लिए काम कर रही है। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश में क्या चल रहा है। अगर कोई प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल देता है तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। आप देखिए प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोल दो तो फौरन बीजेपी वाले उछल पड़ते हैं, अंधभक्त उछल पड़ते हैं, अरे हमारे मोदी जी के बारे में ऐसा बोल दिया। अरे भैया मोदी जी तो मतलब आप समझिए दोस्तों, बिल्कुल जो है यहाँ पर बीजेपी कई नेता तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी तो भगवान है, भगवान। अब आप समझिए दोस्तों, एक इंसान को भगवान से मिलाया जा रहा है। दोस्तों हम जैसे आप समझिए कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म क्या आप हो, लेकिन किसी भी इंसान की तुलना भगवान से करना गलत है दोस्तों, ये आप भी समझते हैं।
कि भगवान जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पवित्र वो होती है एक। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान को प्रेरित करना, या आप भी समझ सकते हैं कि ये एक अजीब सा ही मतलब कि अरे भैया देश को चला पा नहीं रहे मोदी जी, और आपने जो इनको कंपेयर कर दिया, आप समझिए लोगों की भावनाओं से खेला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों झारखंड में गर्माती जा रही है सियासत। दरअसल अंकिता और शाहरुख का मामला उलझता ही जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कई चैनलों ने तो इसको एसआई से जोड़ दिया, जी आतंकवादी संगठन से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शाहरुख जो है उन्होंने जो यहाँ पर अभी हाल ही में अंकिता को जिंदा जलाकर मार दिया, जिसके बाद दोस्तों शाहरुख के ऊपर कई चीजें जो है यहाँ पर लागू हो गई। लेकिन समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि इन जैसे लोग जिस तरीके से क्राइम को बढ़ावा देते हैं या फिर क्राइम को वो देते हैं दोस्तों, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सीधी सी बात है दोस्तों, किसी की भी जान लेने का हक किसी को नहीं है। आपको किसने हक दिया कि आप एक इंसान की जान ले लो? और ये बात दोस्तों आप देख लीजिए, इससे पहले भी कई बार ये साबित हुआ है कि फिलहाल जिस तरीके की चीजें बीजेपी कर रही है और उसको लेकर दोस्तों एक अजीब ही तरीके के सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर ही चुके हैं, और इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको बताया है कि फिलहाल देश की परिस्थितियां जो है वो बिगड़ती चली जा रही हैं। देश का माहौल आप देख ही रहे हो दोस्तों। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये जो शाहरुख ने कांड किया है, इसको लेकर भी एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। हालांकि झारखंड के हेमंत सोरेन ने तत्काल पे इस पर एक्शन ले लिया है, लेकिन दोस्तों जानबूझकर अब हेमंत सोरेन की सरकार घेरने के लिए बीजेपी ये कारनामे कर रही है। जाहिर सी बात है, इनका तो एक ही काम है कि विपक्ष की सरकार को बदनाम करो और अपना जो है यहाँ पर दोस्तों गुणगान गाओ। लेकिन सीधी सी बात है कि बीजेपी एक बात समझ ले कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में आवाजें उठ रही हैं, और ये आवाजें तब तक उठती रहेंगी जब तक बीजेपी दोस्तों समझ नहीं जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के सीएम केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 14 घंटे में क्या मिला था पहले इन भाजपाइयों से पूछो जो अब फिर से एक बार रेड मार दिए। दरअसल दोस्तों कल बीते दिन फिर से एक बार आपको पता हो मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी गई, लेकिन अब की बार घर पर नहीं बल्कि उनके लॉकर पर, जो उनका लॉकर है दोस्तों बैंक का, उस पर छापा मारा गया। लेकिन आपको बता दें मनीष सिसोदिया के लॉकर से भी बीजेपी को ठन ठन गोपाल मिला। आपको पता हो दोस्तों विपक्ष के नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल के पीछे बीजेपी हाथ धोकर पड़ गई है। कभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर 144 करोड़ का घोटाला लगाया जाता है, तो कभी 800 करोड़ बता दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के पास दोस्तों कोई सबूत ही नहीं कि घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ है, और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है। दरअसल आपको बता दूं मनीष सिसोदिया के लॉकर पर छापा मारने के बाद भी सीबीआई को कुछ हफ्ते नहीं पड़ा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमें बताए कि आखिरकार इसमें क्या है, क्या मिला उन्हें, और अगर कुछ मिला है तो हमें बताए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इतने घंटे तफ्तीश करने के बाद भी मनीष सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। मनीष सिसोदिया का साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी के कारनामे चलते रहेंगे, आगे भी वो इस तरीके के कारनामे करेगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों मनीष सिसोदिया ने तो ये बोल दिया है, लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार कार्रवाइयां कर रही है, और खास कर दोस्तों जिस चीज से एक तरीके का कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा है। आप देखिए दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है तो उस पर छापे पड़वा दो, अगर बिहार की सरकार किसी और की बन गई तो उस पर छापे पड़वा दो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अच्छा कर रही हैं तो उन पे छापा पड़वा दिए जाते हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जो लोग कहते हैं जो मोदी सरकार अच्छा बनने का नाटक करती है कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम किसी की सरकार नहीं गिराते, किस तरीके जगह जगह ये लोग सरकारें गिराते हैं और फिर बेशर्मों की तरह दोस्तों हंसते भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी और नीतीश का 2024 के प्लान पर केसीआर आ रहे हैं दोस्तों दोनों से मिलने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर के राव यानी कि केसीआर दोस्तों अब जल्द ही तेजस्वी और नीतीश से मुलाकात करने वाले हैं और 2024 का वादा भी लेने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों 2024 की लड़ाई के लिए एक साथ आना चाहता है विपक्ष। ऐसे में 2024 की लड़ाई दोस्तों अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली। सबसे बड़ी बात यह भी है कि फिलहाल ये लड़ाई में कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार की हार छुपी है,
क्योंकि दोस्तों इससे पहले महंगाई का मुद्दा नहीं उठ रहा था, लेकिन अब मेन मुद्दा महंगाई बन गया है। दरअसल गुजरात में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में भी यही पता चला कि इस वक्त गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा जो है दोस्तों वो महंगाई है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जब गुजरात का ही मुद्दा महंगाई है तो पूरे देश का मुद्दा भी महंगाई ही होगा। अब की बार दोस्तों मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस पर चुनाव नहीं, अब की बार तो महंगाई और गरीबी बेरोजगारी पर चुनाव होगा। और फिर देखते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार किस तरीके से अपना बचाव करती है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझकर चाल चलते हैं। उनकी चालों में दोस्तों एक पीछे का और आगे का पूरा प्लान छुपा होता है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान फ्लॉप तो होकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार देश की जनता ने ठान लिया है कि भैया चाय टंकी इन सब मेन मुद्दों पर बात होगी, अब चाय वाय मंदिर मस्जिद इन चीजों पर बात नहीं होगी। तो अब देश की जनता थोड़ी जागरूक हो रही है दोस्तों, को जाहिर सी बात है कोई चीज किसी के पास है और अगर वो उस चीज का यूज नहीं कर पा रहा है तो इंसान को दुख तो होता ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस चुके हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से वो एक ही काम कर रही है, सिर्फ ईडी और सीबीआई पे छापे मारी। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही चीज करती है और वो है दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है, जिसको लेकर जमकर तेजस्वी यादव गरजे। तेजस्वी ने कहा कि ये बिहार है, बिहार में इनका ईडी सीबीआई का खेल नहीं चलने वाला। तेजस्वी ने यह भी बताया कि वो नीतीश के साथ जो यहाँ पर दोस्तों बैठकर बोट में गए थे और बोट पर सवार होकर दोस्तों रघुपुर क्यों पहुंचे थे। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल वहां पर एक बोट ही सहारा है दोस्तों जो जा सकती है, लेकिन आगे का फ्यूचर तय करना है वहां का। इसी के साथ साथ दोस्तों बताते ये जा रहा है कि फिलहाल वोटों के बंटवारे के लिए भी जो है यहाँ पर काफी कुछ बोला जा रहा है, यानी कि जो बीजेपी है वो गई थी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती ने किया बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जम्मू और कश्मीर के लोग सतर्क हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, किसको वोट देना है। दरअसल दोस्तों गैर कश्मीरियों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर भड़ास निकाली। दोस्तों सीधे सीधे जो है यहाँ पर यह ऐलान कर दिया गया है तेजस्वी यादव द्वारा कि फिलहाल अब की बार जो है 2024 में एक अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो बड़ी ही चालाकी से काम निकालती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान का सोशल मीडिया पर बना मजाक। बोले 2029 तक क्या मोदी जी होंगे। दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ ने कल एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि 2029 तक मोदी का कोई विकल्प न ढूंढे, क्योंकि फिलहाल मोदी जो है वो गांधी के बाद पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने देश के बारे में सोचा है। अब आप समझिए दोस्तों कहां पर जो हमारे देश के महात्मा गांधी जी और कहां मोदी जी। महात्मा गांधी से मोदी जी को कंपेयर कर डाला, चलिए कर डाला तो कर डाला, लेकिन 2029 के बयान पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ का मजाक बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या 2029 तक मोदी जी रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जब 2024 में सत्ता चली जाएगी तो 2029 में कैसे आएंगे मोदी जी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है दोस्तों कि आज जो देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, और सरकार जो अपना पल्ला झाड़ लेती है ये वही रक्षा मंत्री राजनाथ है दोस्तों जो मोदी सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। कहते थे कि फिलहाल मोदी को सब कुछ दिखाई दे रहा है, मोदी जी को कि क्या हो रहा है, लेकिन वो किसानों की समस्या का हल नहीं कर रहा है। कई बार ये राकेट टिकट की सभाओं में शामिल हुए हैं दोस्तों, लेकिन अब जब ये बीजेपी में शामिल हो गया रक्षा मंत्री राजनाथ तो दोस्तों ये भूल गए कि ये नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा करते थे। दरअसल राजनीति है ही ऐसी चीज, कल दोस्तों विपक्ष के बारे में इंसान क्या कहता है, आज उसकी क्या सोच है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और ये आप भी समझते हैं कि फिलहाल ये राजनीति किसी के काम की नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि फिलहाल देश को कैसे बनाना है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबाएं ताकि आगे भी वीडियोस